ट्रायल के लिए देहरादून से दिल्ली रवाना हुई वंदे भारत एक्सप्रेस 25 मई को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे उद्घाटन। दुल्हन सा सजा दून स्टेशन। ऋषिकेश में होने वाली G20 बैठक के लिए पहुंचने लगे विदेशी मेहमान। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पारंपरिक तरीके से हुआ स्वागत। छोलिया दल के साथ विदेशी मेहमान भी जमकर झूमे। मसूरी पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत। लोगों से कांग्रेस से जुड़ने का किया आह्वान। कहा 15 दिनों में मसूरी की क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक नहीं किया तो रखेंगे उपवास। लक्सर में खनन सामग्री ले जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्कूटी को रौंदा। स्कूल जा रहे पिता और 2 बच्चों की मौत। ट्रैक्टर चालक हुआ फरार। थराली और आसपास के जंगलों में लगी आग। वन्य संपदा को हुआ बड़ा नुकसान। वन विभाग कर्मियों ने आग पर पाया काबू। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से है, जहां G20 बैठक के लिए विदेशी मेहमान पहुंचने लगे हैं। पारंपरिक तरीके से विदेशी मेहमानों का स्वागत हुआ है। विदेशी मेहमान भी छोलिया नृत्य पर जमकर झूमते हुए नजर आए हैं। पारंपरिक अंदाज में उनका स्वागत किया गया है और इस स्वागत से मेहमान अभिभूत हुए हैं। 25 मई से नरेंद्र नगर में G20 की बैठक होनी है। ये बड़ी खबर है। देहरादून से G20 बैठक के लिए विदेशी मेहमान अब देहरादून पहुंचने लगे हैं। पारंपरिक तरीके से विदेशी मेहमानों का स्वागत किया गया है। विदेशी मेहमान भी छोलिया नृत्य में झूमते हुए नजर आए हैं। पारंपरिक अंदाज में मेहमानों का स्वागत हुआ है। 25 मई से G20 की जो बैठकें हैं वो नरेंद्र नगर में होनी है और इस बैठक के लिए जो विदेशी मेहमान हैं, इंटरनेशनल गेस्ट हैं, वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। पारंपरिक अंदाज में उनका स्वागत किया गया है। छोलिया नृत्य के साथ उनका स्वागत किया गया है और इस स्वागत से विदेशी मेहमान अभिभूत नजर आए हैं। गौरतलब है कि 25 मई से नरेंद्र नगर में G20 की बैठक होनी है और खास तरीके से विदेशी मेहमानों का स्वागत जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर किया गया है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर छोलिया नृत्य के द्वारा उनका स्वागत किया गया। पारंपरिक अंदाज में मेहमानों का स्वागत किया गया और इस शानदार स्वागत से विदेशी मेहमान काफ़ी खुश नज़र आए, अभिभूत नज़र आए और वे भी कलाकारों के साथ झूमते हुए नज़र आए हैं। राजधानी देहरादून से ये बड़ी खबर है। G20 बैठक के लिए जो विदेशी मेहमान हैं अब वो देहरादून पहुंचने लगे हैं। नरेंद्र नगर में G20 की बैठक होनी है और इस बैठक की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। विदेशी मेहमान भी उत्तराखंड की धरती पर कदम रख चुके हैं। राजधानी देहरादून से ये बड़ी खबर है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 2 दिन बाद वंदे भारत ट्रेन का संचालन रेलवे स्टेशन से दिल्ली के बीच होना है। इसके ट्रायल के लिए वंदे भारत देहरादून रेलवे स्टेशन पहुंच गई है। ट्रेन के उद्घाटन के लिए देहरादून रेलवे स्टेशन को भव्य रूप से सजाने का काम शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि 22 मई को दोनों प्लेटफॉर्म्स पर टेंट लगाने और रंग रोगन का काम भी शुरू कर दिया गया था। 24 मई को दोनों प्लेटफॉर्म पर ट्रेनों की आवाजाही को रोक दिया जाएगा। दून से चलने वाली यह ट्रेन देश की 18वीं वंदे भारत ट्रेन होगी। 25 मई को सुबह 11 बजे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर दून रेलवे स्टेशन के 2 प्लेटफॉर्म्स पर करीब 300 मीटर से ज्यादा लंबा टेंट लगना है। तो 25 मई से वंदे भारत ट्रेन चलनी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ट्रेन का उद्घाटन करेंगे, जिसके रंग रोगन का काम स्टेशन पर अभी भी जारी है। कल से ट्रेनों की जो आवाजाही है उसे रोक दिया जाएगा। दून स्टेशन को दुल्हन के जैसा सजाया जा रहा है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। G20 की अगली बैठक 25 से लेकर के 27 मई को ऋषिकेश के नरेंद्र नगर में आयोजित की जाएगी। इस बैठक को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड को G20 की 3 बैठकें करने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। सीएम धामी ने यह भी कहा कि पहली बैठक रामनगर में आयोजित की जा चुकी है और अब आगे की बैठकों के लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। उत्तराखंड की संस्कृति और यहाँ के विकास के साथ साथ अन्य बातों को आने वाले मेहमान देखेंगे और अपने साथ एक अच्छा संदेश लेकर के जाएंगे। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे राज्य को 3 G20 की बैठकें हमको यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने का अवसर प्रदान किया। पहली बैठक हमारी रामनगर में हो चुकी है और बहुत शानदार बैठक रही। सभी आने वाले मेहमानों को, जिन लोगों ने उसमें भाग लिया, सभी एक अच्छा अनुभव लेकर गए और उत्तराखंड को पूरे विश्व के अंदर जाने का मौका मिला है। दूसरी बैठक भी हमारी ऋषिकेश नरेंद्र नगर में आयोजित हो रही है और तीसरी बैठक भी जून माह में आयोजित होगी। दूसरी बैठक के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और आने वाले मेहमानों का स्वागत करेंगे। यहाँ की जो विशेषताएँ हैं, जो यहाँ का वैशिष्ट है, जो किया हुआ कार्य है, या जो चीज़ें पूरे विश्व के अंदर जानी चाहिए, उत्तराखंड की पहचान, उत्तराखंड की जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उन सबको विश्व के अंदर ले जाने के हमारे पास अच्छा अवसर मिला है। तो G20 के सभी लोगों के स्वागत के लिए और अपनी पहचान को और समृद्ध बनाने के लिए हम लोग तैयार। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की पुस्तक मेरा जीवन लक्ष्य उत्तराखंडियत पर चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के बुद्धिजीवी, पत्रकार, लेखक मौजूद रहे और पुस्तक में उत्तराखंड के धरातल, समाज, विकास, संस्कृति आदि के बारे में कई बातें बताई गई। इस मौके पर पूर्व IAS विनोद शर्मा ने पुस्तक की समीक्षा करते हुए कहा कि हरीश रावत ने बहुत ही सरल ढंग से अपने पूरे जीवन को इस पुस्तक के माध्यम से समाज के सामने रखा है। यही नहीं, उन्होंने इसमें पहाड़ की कठिन जीवन शैली, उत्पाद, प्रदेश के विकास और योजनाओं समेत कई जीवन की कई अनछुए संस्मरणों को भी दोबारा जीवित किया है। देहरादून के गांधी पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महिला उत्पीड़न के विरोध में सर्वदलीय धरना प्रदर्शन किया, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता विनोद सोयाल ने कहा कि कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब है कि उनके पदाधिकारी और कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम करने को तैयार ही नहीं है, इसलिए कांग्रेस ने नया राग शुरू किया है। साथ ही साथ ये भी कहा कि उत्तराखंड सरकार जनता के हितों के लिए लगातार काम कर रही है। उत्तराखंड में जिन दलों का जनाधार नहीं है, उसे सर्वदलीय नाम देकर के ये धरना दिया जा रहा है। धरना दें या उससे आगे की स्थिति में भी आ जाएं। अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि कांग्रेस पार्टी के पास अपने पास कार्यकर्ता या पदाधिकारी, मुझे लगता है कि ज़मीनी स्तर पर काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसलिए उन्होंने नया एक राग आलापा है, सर्वदलीय, और जिन दलों का उत्तराखंड में कोई अस्तित्व नहीं है, मुझे लगता है कि जिनके पास कुछ भी जनाधार कहीं पर दिखता नहीं है, उसको सर्वदलीय नाम देकर वो एक तरह का अनर्गल प्रलाप करने के लिए धरना दे रहे हैं। उत्तराखंड राज्य के अंदर पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार जन कल्याणकारी काम कर रही है और जनता के निरंतर जनता की सेवा में तल्लीन है। इसलिए कांग्रेस को लगता है कि उनकी लोकप्रियता को देखकर कांग्रेस इस तरह के सर्वदलीय धरने करे या कुछ भी धरने करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कलियर थाने की धनौरी चौकी क्षेत्र अंतर्गत बावन दर्रा के निकट देर रात को हुई महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने 10 घंटों में खुलासा कर दिया है। महिला की हत्या उसके पति ने ही की थी। महिला अपने पति से तलाक के एवज में 3 लाख रुपए की मांग कर रही थी। पुलिस ने हत्या के आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से पुलिस ने एक चाकू और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और खून से लथपथ कपड़े बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। मार्ग पर एक इंजर्ड महिला की सूचना मिली थी, जिसको चाकू से वार किया गया था। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी। चूंकि 2 राहगीर जो वहां से जा रहे थे, उस महिला को नदी से भी बाहर निकाल के उसकी जान बचाई थी, लेकिन वहां पर उपचार के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई। उस नाम को लेकर जो पति का नाम और उसका नाम आया था, इस संबंध में जो हमें आसपास के थानों में संपर्क भी किया गया, टीम रवाना हुई, जिससे देर रात्रि
गंगो से जो है जो उसका अभियुक्त साहिल जो सुहेल नाम है जिसका, उसकी गिरफ्तारी की गई। उसके द्वारा बताया गया कि उसकी पत्नी सकीना के साथ उसके पारिवारिक गृह क्लेश चल रहा था और उसके कारण जो है उसने एक योजनाबद्ध तरीके से यहाँ पर आया और उसने जो है उसको चाकू से वार किया और उसको नदी में फेंक दिया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय में आज पेश किया जाएगा। उधम सिंह नगर की खटीमा तहसील क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन का काम जोरों पर चल रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए उपजिलाधिकारी ने अवैध खनन को रोकने और खनन कारोबारियों पर शिकंजा कसने के लिए छापेमारी की है, जिससे खनन माफिया में हड़कंप मच गया। कंजाबाग रोड पर छापेमारी की गई है, जिसमें एक मोटरसाइकिल और अवैध रूप से मिट्टी खनन परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा गया है। खटीमा विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों मिट्टी खनन का अवैध कारोबार जोरों पर है। ऐसे में खनन कारोबारियों पर शिकंजा कसने के लिए स्थानीय प्रशासन ने मुहिम चला रखी है, जिसके चलते ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। मझौला साइड में और पूरे खटीमा क्षेत्र में खनन माफिया द्वारा खनन की कार्रवाई की जा रही है और काफ़ी मात्रा में की जा रही है। लिहाजा परसों हमने इसमें छापेमारी करी थी, लेकिन उनको फील्डर्स के माध्यम से सूचना मिल जाती तो छुप जा रहे थे। परसों हमने रात को मझौला में लगभग 11:30 बजे छापेमारी करी और 11:30 से लेकर करीब 2 बजे तक हम उस पूरे रघुलिया और उस वाले क्षेत्र में हमने छापेमारी करी थी, कोई भी वहाँ पर मिला नहीं। फिर हमें वापस जब आ रहे थे सूचना मिली कि कंजाबाग रोड के समीप कोई खनन किया जा रहा है, तो वहाँ पर हम गए मौके पर। तो एक ट्रैक्टर ट्रॉली हमने सीज़ करी और मोटरसाइकिल भी सीज़ करी है और उसको अभी भी हमने तहसील में जमा कर रखा है। लगातार इसमें हम कार्रवाई करेंगे और जब तक कि हम पूरे खनन को रोकना है। प्रदेश के 51 स्थानों पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस से जुड़ी यात्रा निकाली जा रही है, जिसके तहत मसूरी में शहर कांग्रेस के नेतृत्व में यात्रा निकाली गई, जो गांधी चौक से माल रोड पैदल होते हुए शहीद भगत सिंह चौक तक आई और जनता से जुड़ने का आह्वान करते हुए समापन किया गया। इस मौके पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य लोगों को कांग्रेस से जोड़ना है। उन्होंने जनता का आह्वान किया कि कांग्रेस से जुड़ें और उसे शक्ति दें, ताकि लोकतंत्र के दोनों पहिए मजबूत रहें। विपक्ष को मजबूत करें। अगर विपक्ष कमजोर होगा तो जनता की परेशानियां बढ़ेंगी। अगर विपक्ष को ताकत देंगे तो इससे भारत का लोकतंत्र और मजबूत होगा। सरकार की तानाशाही पर रोक लगेगी। जनपद उत्तरकाशी के सीमांत विकास खंड भट्टवाड़ी के सुदूरवर्ती गांव ढालसा निवासी प्रवीण राणा ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। उन्होंने बिना किसी सरकार की आर्थिक सहायता के बहुत छोटी उम्र में माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। जनपद उत्तरकाशी पहुंचने पर प्रवीण राणा से IND24 के संवाददाता दीपक नौटियाल ने खास बातचीत की। उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक के तुरस गांव से एक लड़का जिसने कि 2022 में जो है माउंट एवरेस्ट पे फतह की है, आज मिलवाते हम परवीन राणा जी से। जी परवीन जी, कैसा रहा आपका सफर? मेरा सफ़र बहुत अच्छा था, क्योंकि ये 4 सालों से मैं काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई वो थी स्पॉन्सरशिप की। तो मैं 4 सालों से उसके लिए काफ़ी प्रयासरत था, बट कहीं से भी नहीं हो पाया। बट जब मुझे मौका मिला 2022 में और 15 दिन का मुझे टाइम मिला हुआ था प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि फिजिकल प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो मैं बेंगलोर में भी काम करता हूँ, वहाँ से जब मैं घर आया यहाँ पे पूरा दौड़ना और पूरा जो फिजिकल रिक्वायरमेंट थी वो किया, तो मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन उससे मिला। और ये एक्सपीरियंस ऐसा था कि मतलब इतने मुसीबतों और डिफ़िकल्टी के बाद जो मिला तो वो शब्दों में बयां करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि जब भारत का झंडा मैंने टॉप पे लहराया और अपने क्षेत्र का नाम जो मैंने अपने लिया उत्तराखंड का, तो एक मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात थी कि मैंने जिस स्ट्रगल के साथ गया हूँ वहाँ पे और आज मैं उस मुकाम पे पहुँचा हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे था मेरे लिए जब मैं एवरेस्ट पे पहुँचा। जी परवीन जी, कहते हैं कि उत्तरकाशी जनपद एक ऐसा जनपद है जहाँ पे कि प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन एक कमी है तो उनको आगे लाने की। तो आप एवरेस्ट फतह कर चुके हैं, लेकिन जो यहाँ पे जो ऐसी प्रतिभाएं हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं, उनके लिए क्या करेंगे आप? अभी तो क्योंकि मैं खुद ही स्ट्रगल कर रहा हूँ और मैंने एवरेस्ट किया। मेरा जो नेक्स्ट मिशन है 7 समिट 7 महाद्वीप की हाईएस्ट पीक को क्लाइम करना, और उसके बाद जो मेरा नया प्रयास रहेगा 7 समिट के बाद मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि एडवेंचर स्पोर्ट्स में कुछ यहाँ पे शुरू करूँ और जो यहाँ के जो लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि एडवेंचर स्पोर्ट्स में ही हम लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, उसके माध्यम से मेरी सोच है कि मैं आगे एक एडवेंचर स्पोर्ट्स का एक ऑर्गेनाइजेशन खोलूँ और लोगों को जोड़ूँ। उसके माध्यम से लोग एक रोज़गार मुहैया कराऊँ गाँव में और बच्चों को उससे कनेक्ट करूँ। तो ये मेरा जो फ्यूचर विजन रहेगा।
तो ये थे हमारे साथ परवीन राणा जी। दीपक नोटेल, ND24, उत्तरकाशी। काशीपुर के मुरादाबाद रोड स्थित संजीवनी मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल ने चिकित्सा के क्षेत्र में अपने सफलतम 6 वर्ष पूर्ण करते हुए गरीबों और असहाय लोगों की मदद करके एक नया अध्याय लिख डाला है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में चिकित्सा का बाजारीकरण जहां एक और देखने को मिल रहा है, तो वहीं काशीपुर के संजीवनी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल ने क्षेत्र में मरीजों को मुनासिब दामों में चिकित्सा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए आज अपने 6 साल पूरे कर लिए हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी टीम को, अपने डॉक्टर्स को और सभी पूरे परिवार को बहुत बधाई देता हूं कि सबके सहयोग से आज हमने सफलतम 6 साल पूर्ण किए हैं। और इस 6 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हमने आज एक ब्लड डोनेशन कैंप का और निःशुल्क चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया है। आने वाले दिनों में हम हॉस्पिटल को 100 बेड से बढ़ाकर इसमें कैथ लैब का और ब्लड बैंक का भी बहुत ही जल्दी उद्घाटन करेंगे, समारोह करेंगे। उसमें भी आप सबको आमंत्रित करेंगे। और मैं काशीपुर की समस्त जनता को भी बधाई देता हूं कि जब सबने हमारा साथ दिया और आने वाले दिनों में हम ऐसे ही जनता की सेवा करते रहेंगे। उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में लगातार अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। जसपुर नादेही मार्ग पर सड़क किनारे PWD विभाग की जमीन पर कच्चे पक्के बने अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से हटाया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। तो वहीं जसपुर के गांव राजपुर ने सरकारी तालाब की भूमि पर अवैध अतिक्रमण को चिन्हित किया है। उपजिलाधिकारी जसपुर सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि लगातार अतिक्रमण की कार्यवाही की जा रही है और नादेही में PWD विभाग की जमीन से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। लगभग अभी तक 7 से 8 अतिक्रमण को हटाया गया है और अभी लगातार कार्रवाई जारी है। तो वहीं राजपुर गांव में अतिक्रमण चिन्हित किया गया है। अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। तो आज उसी के क्रम में यहाँ पर नादेही में जो PWD की लैंड है, ये जो PWD की रोड है, उसमें जो अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है। अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर कम से कम 7 से 8 अतिक्रमण हटा दिए हैं और जो कच्ची बिल्डिंग थी या कच्ची संरचना थी वो भी हटा ली है। और अभी आगे को लगातार हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। अब देखते हैं कि इसके बाद कितनी कब्जा हटाया जाएगा। अभी हम लोगों ने कल एक राजपुर गाँव है वहाँ पर अतिक्रमण चिन्हित किया था, तो उसका जो कार्रवाई है वो बृहस्पतिवार को की जाएगी। उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय में कूड़े की समस्या और बढ़ सकती है। जनपद में कूड़ा डंपिंग के लिए जगह न होने के कारण नगरपालिका जनपद के प्रवेश द्वार तावा खाड़ी टनल के पास कई सालों से कूड़ा इकट्ठा कर रही है और वहां पर कूड़े के पहाड़ खड़े हो चुके हैं। इसे देखते हुए नगरपालिका ने तिलोथ में करोड़ों रुपए खर्च करके कूड़ा टिंचिंग ग्राउंड का निर्माण करवाया, जहां पर इस कूड़े की सफाई होनी थी, पर अब स्थानीय लोग इसके विरोध में आ गए हैं। इस ट्रेंचिंग ग्राउंड पर कोई काम न होने के कारण जनपद मुख्यालय में इस कूड़े से महामारी फैलने का खतरा पैदा हो गया है। मैदान में था, उसके बाद 3 जगह हम ले गए। वहाँ हाईकोर्ट से स्टे मिला कि चौथी जगह सरकार ने हमें दिया। 2.5 करोड़ के आसपास खर्च कर दिया और इसमें खर्च होना भी। ये पूरा सेग्रीगेशन सेंटर बन गया है। मैं तिलोथ के वासियों को विश्वास भी दिलाता हूँ और उनका धन्यवाद भी अदा करता हूँ। उन लोगों ने उनके सहयोग से हमें ज़मीन मिल पाई है। और अब जो तामा खानी में हमारे पास जो लीगेसी बेस्ड है, तो फिलहाल ये था कि हम उसका हमने टेंडर किया है 75 लाख का। वो कूड़ा यहाँ से उठ के वहाँ जाएगा, रोज़ उठेगा, रोज़ वहाँ जाएगा, रोज़ सेग्रीगेशन होगा, रोज़ उत्तरकाशी से बाहर जाएगा। तो ये वहाँ उसको तिलोथ को कतई भी डंपिंग जोन नहीं बनाएंगे, ये हमारा आपसे विश्वास दिलाते हैं। वहाँ जितना कूड़ा आज 10 गाड़ी जाएगी, 10 गाड़ी कल खाली होगी, तब 10 गाड़ी दूसरी जाएगी, तो वो केवल सेग्रीगेशन सेंटर होगा। और उसमें कतई भी तिलोथ वालियों को खासकर विश्वास दिलाना चाहता हूँ और शहरवासियों को कि उसके अलावा हम वहाँ पर और कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल वहाँ स्मेल नहीं आएगी, गंदगी नहीं रखेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। प्लांट तिलोथ में लगाया हमारी नगर पालिका ने, इसका स्थानीय जनता बहुत पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है और मैं भी जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्हीं के साथ हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक तो पीने का पानी है, बगल में छात्रावास है, स्कूल है, मंदिर है, जिसको देखते हुए जो है गाँव नज़दीक लगा हुआ है, नेशनल हाईवे, तो सारी क्षेत्र की जनता उसका विरोध कर रही है, इसलिए मैं भी जनता के साथ। उत्तरकाशी के पुरोला में 100 नाली भूभाग पर पैदा की गई अफीम की खेती को पुलिस और राजस्व की संयुक्त टीम ने नष्ट किया। तहसील बड़कोट में 9 भूस्वामियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एसपी अर्पण यदुवंशी ने बताया कि 4 धाम यात्रा के बीच जनपद में व्यापक स्तर पर अफीम और अन्य नशीले पदार्थों की अवैध खेती के खिलाफ पुलिस प्रशासन की टीम गठित की गई है। 15-20 दिनों में हमारी टीमों ने करीब सैकड़ों नाली भूभाग पर पैदा की गई डोडा, अफीम और भांग की खेती को नष्ट किया। खेती करने वाले 21 लोगों पर मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। संबंधित ग्राम प्रहरियों को प्रहरी पद से हटा दिया गया है।
प्रधानों को भी चेतावनी दे दी गई है। प्रतिबंधित अफीम की खेती पर कार्रवाई के लिए हमारी टीमें लगातार सक्रिय हैं। अफीम के खिलाफ जो एक कार्रवाई चल रही है लगातार 15 दिनों से, कल उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए थाना पुरोला की टीम और जो तहसील राजस्व की टीम है उसने करीबन 100 नाली भूमि पर पैदा की गई अवैध अफीम को नष्ट किया गया है। पता चला कि ये जो ज़मीन जिस पे नष्ट की गई है ये राजस्व की ज़मीन थी और उसी के बेसिस पे राजस्व बड़कोट में 8/18 NDPS एक्ट के अंदर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। राजेंद्र सिंह आदि 9 खाताधारों। थराली में बीती रात जंगल में आग लग गई। आग लगने से पूरे क्षेत्र में धुआं फैल गया और धुआं फैलते फैलते विकासखंड कार्यालय तक पहुंच गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने वन अमले को इसकी सूचना दी। वन अमले ने आग पर काबू पाने की काफी कोशिश भी की, लेकिन दोपहर में आग एक बार फिर भड़क गई। स्थानीय लोगों का धुएं से जीना दूभर हो रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस धुएं से फेफड़ों और आंखों की बीमारियां बढ़ेंगी। प्रशासन को मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। तो थराली में जंगल की आग से धुआं फैल गया है और इस धुएं की वजह से वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनको आंख और फेफड़े से संबंधित परेशानियां लगातार हो रही हैं और उनका कहना है कि प्रशासन को इसे संज्ञान में लेना चाहिए और इस पर जल्द से जल्द काबू पा लेना चाहिए। लगातार धुआं वहां पर फैल रहा है और वन विभाग भी आग पर काबू पाने में जुटा हुआ है। लालकुआं में वन विभाग का बुलडोजर चला है। लालकुआं के नजदीक पंतनगर लालकुआं की सीमा पर मंदिर और मजार को टीम ने ध्वस्त कर दिया। हाईवे अधिकारियों के साथ भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाया गया। तो वहीं रेंजर रूप नारायण गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि ये वन भूमि है जिस पर अतिक्रमण करके मंदिर और मजार का निर्माण कर दिया गया था। उच्च अधिकारियों के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में इनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है और जहां जहां अवैध अतिक्रमण होगा उसे भी वन विभाग अतिक्रमण मुक्त कराएगा। फिलहाल टांडा रेंज के अंतर्गत 2 धार्मिक स्थल हैं जिन्हें तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। विभाग के आदेश के अनुपालन में पहली बार ये नंगला बाईपास के बाद एक मजार थी और ये मंदिर, दोनों को हम आज ध्वस्त कर दे रहे हैं और आगे की कार्रवाई अभी देखते हैं क्या होती है। तो जैसे जो टांडा रेंजेस में 2 ही धार्मिक स्थल थे जिनको आज ध्वस्त किया जा रहा है और अतिक्रमण है इनको हटाया जाएगा। हाँ, कुछ अतिक्रमण क्षेत्र है जिनको चिन्हित किया जाएगा और शीघ्र उनको हटाया जाएगा। देखिए, पुलिस प्रशासन हमारे साथ है, पंतनगर थाना पुलिस, उधम सिंह नगर की पुलिस और PSC के सारे कर्मचारी अधिकारी हमारे साथ हैं। ये NH के अधिकारी हमारे साथ हैं। ये जो मस्जिद और ये मंदिर है NH की एरिया में आ रहा है, आप उसका नेतृत्व कर रहे हैं, ये उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। चारधाम यात्रा जारी है। ऐसे में गंगोत्री और यमुनोत्री में तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए निरंतर स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा रहा है। इसके चलते यमुनोत्री धाम यात्रा मार्ग पर 6,377 लोगों की स्क्रीनिंग और 583 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। तो वहीं गंगोत्री यात्रा मार्ग पर 2275 लोगों की स्क्रीनिंग और 734 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। आपको बता दें कि यमुनोत्री धाम मार्ग पर आज एक तीर्थयात्री की मौत हो गई है। तो वहीं अब तक यमुनोत्री और गंगोत्री धाम यात्रा मार्ग पर कुल 27 यात्रियों की मौत हो चुकी है। इसके चलते अब यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।